बैकलॉग्स नहीं बनाने एक चैप्टर के पीछे। जो चल रहा है वो तो चलते रहना चाहिए। और टाइम टेबल की बात ये है तो टाइम टेबल तो बना लेनी चाहिए, टाइम टेबल होने चाहिए, अंदर से आना चाहिए कि मैं अभी फ्री हूँ, मैं पढ़ना चाहिए, कोई और काम नहीं करना। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैंने करना है, ये मेरे को नीट क्लियर करना है, मेरे को ये करना है, तो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। आपको अपना रूटीन वही बनाना पड़ेगा कि मेरा पढ़ना ही काम है मेरा, और कुछ है नहीं। अभी टीचर भी होता है गाइड करने के लिए, जो आपको बता सके कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि किताबें भरना तो आसान है कि कुछ भी भर दिया, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिया, बट आपको रेलिवेंट पढ़ना है। मॉक टेस्ट ही सब कुछ है। आप देखोगे एंड में आपको जो चीज़ आपको अलग करती है बाकियों से, वही होती है कि आप पेपर प्रेशर में कैसे हैंडल करते। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 25 लाख बच्चे नीट का पेपर देते हैं, ठीक है। उनमें से लगभग लगा लो 8 लाख कोचिंग भी लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 25,000 का होता है। ऐसा क्यों? मतलब क्या फ़र्क है उनमें और टॉपर्स में? वो है डायरेक्शन का, कि आप हार्डवर्क तो सभी करते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है वो। और लास्ट वीडियो में मैं जो नीट गाइडेंस की वीडियो बनाई, जिसमें मैंने अपनी स्टोरी बताई थी कैसे क्या पढ़ना है और कौन सी मिस्टेक्स हैं, 10 मिस्टेक्स जो मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, क्या नहीं करनी चाहिए और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप को। तो उसमें मैंने वीडियो के लास्ट में बोला था कि मैं टॉपर्स का इंट्रो लूँगा। तो आज वही है, आज हम एक इंट्रो लेंगे एक टॉपर का, राहान शर्मा, एम्स बिलासपुर का टॉपर। नीट 25 में उसके जो सबसे अभी तक सबसे टफ पेपर था, उसमें उसके 615 नंबर आए थे और रैंक आई थी 621। और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने अपनी पूरी 2 साल की कोचिंग में सिर्फ 4,000 रुपये खर्च किए, 4,500। एक PW का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया था और स्कूल से नॉन अटेंडिंग में नहीं था, और फिर भी इतनी अच्छी रैंक स्कोर करके यहाँ पे आया। तो अभी उसका इंटरव्यू लिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहन शर्मा। मैंने नीट में 615 नंबर स्कोर किए थे और 621वीं रैंक आई थी। मैं यही हिमाचल हमीरपुर में रहता हूँ और अभी एम्स बिलासपुर में फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन एक्चुअली मैं स्कूलिंग से की थी। मैंने अपने 2 ईयर स्कूलिंग की है, रेगुलर स्कूलिंग, एंड ऑनलाइन मैंने PW की कोचिंग ली थी, आकाश की भी टेस्ट सीरीज़ ली थी, एंड हर एक कोचिंग से कुछ ना कुछ मैंने लिया ही था। अब हम स्टार्ट करें तो मैंने प्रेपरेशन कैसे की, मैं +1 में अपनी जर्नी का बताता हूँ, आपको उससे सीखने को मिलेगा जो +1 में या +2 में। अभी मैं +1 में स्टार्ट करता हूँ। +1 में मैंने बहुत एक्सप्लोर किया। मुझे इतना क्लियर नहीं था कि करना क्या है। सबकी स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती थी, कोई बोलता था ये करना है, कोई नोट्स बनाने को बोलता था, कोई ये करता था। +1 में मैंने बहुत वो किया है। मैंने टीचर्स फॉलो किए, नए नए टीचर्स देखे कि कौन से टीचर्स से जिससे मेरे को समझ आता है। मैंने पढ़ाई पे फोकस किया। मेन ये था कि मैं जितना एक्सप्लोर कर रहा था, बट मैं एक टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर रहा था। एक जो ईयर लॉन्ग की टेस्ट सीरीज़ होती है, उसमें सिलेबस आपका एक फिक्स्ड पैटर्न में सिलेबस होता है कि आपका +1 में सिलेबस हो ही जाता है अगर आप टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करो। उसके साथ उसमें चाहे इतने अच्छे नंबर नहीं आते थे, बट उस वक्त हम करते थे कि क्या हो सकता है, मैं कौन से किससे पढ़ूँ, ये क्या करूँ। +1 के एंड तक आते आते +1 पूरी भूल गई थी। ये हुआ था, मैंने उतना ही था। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मैंने शुरू में जितना 4 to 5 आवर्स में पहले दिन लगाता था, +1 के पहले दिन, उतनी मैंने एंड तक लगाए हैं। जहाँ ज़्यादा मैंने बीच में ज़्यादा किए, ना कम किए हैं। वो कंसिस्टेंसी मैटर की है। एक आदत सी पड़ गई है कि इतना ही पढ़ना है और इतना ही पढ़ना है। +1 के एंड तक आते आते +1 भूल गया था, क्योंकि स्कूलिंग का इतना होता है, कभी फाइल्स का होता है एंड एवरीथिंग का होता है। स्कूल का सिलेबस थोड़ा अलग होता है +1 में, क्योंकि स्कूल का इंटरनल ही होता है, कोई बोर्ड्स वगैरह तो होता नहीं है, तो जितना उनके लिए अलग से पढ़ना पड़ता था तो इतना वो नहीं था। +2 में पर नीट का सिलेबस और CBSE का सिलेबस बहुत सिमिलर है। +1 में थोड़ा अलग रहता था। +1 के एंड में जो छुट्टियां पड़ती हैं +1 और +2 के बीच में, उसमें मैंने नीट के लिए मैंने +1 फिर से पूरी रिवाइज़ की थी। उस वक्त मैंने फिर से पूरे नोट्स बनाए थे। उस वक्त मैंने जो नोट्स बनाए थे वो बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, कि मैं सोचा था कि मैं यही पढ़ूंगा अगली बार और इससे हो जाएगा, बट ये नहीं होता है। चाहे आप कितनी अच्छे नोट्स बना लो, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से नोट्स बनाने पड़ेंगे। पूरी नीट की जर्नी में मैंने +1 +2 के पूरे की बात करूँ तो मैंने उसके कोई 4-5 बारी नोट्स बनाए हैं, पूरे कॉपियाँ भरी हैं उस नोट्स की। पढ़ी चाहे वो फिर से नहीं, क्योंकि भूल जाता है, फिर मन ही नहीं करता उनसे पढ़ने का, कि फिर से स्टार्ट करते हैं पूरा। तो +1 के एंड में मैंने वो पढ़ा था। +2 फिर स्टार्ट हुआ। जितना +1 मैंने रिवाइज़ किया था, मुझे लगा था कि अच्छे से रिवाइज़ हो गया, बट नहीं हुआ था। 2 महीने में फिर से भूल जाते हैं जब रिवाइज़ नहीं करते। +2 गई, +2 में और एक्टिविटीज़ हुई, अलग अलग चीज़ें हुई। +2 में डिस्ट्रैक्शन बहुत वो होती हैं, बट पढ़ाई थी उतने ही। +2 के लिए भी जो टेस्ट आते थे, टेस्ट सीरीज़ फॉलो होती थी, पर इतना कॉम्पिटिटिव बेस्ड होता नहीं था। +2 के एंड तक आते आते भरा था। सितंबर अक्टूबर नवंबर गया था कि इसमें अब मेरे को +2 में ज़्यादा फोकस कर रहा था नीट रिलेटेड में, कि सिलेबस ख़त्म करूँ 12th का सिलेबस। जितना हो पाया, इतने अच्छे से हो नहीं पाते। लास्ट के चैप्टर स्किप हुए थे, जो आपके कुछ कुछ होते हैं चैप्टर्स, वो स्किप हुए थे, बट कर दिए थे कि 12th तक वो किया था मैंने। और जब दिसंबर स्टार्ट हुआ, दिसंबर में फुल +1 की प्रिपरेशन कर रहा था।
उस वक्त प्री बोर्ड्स वगैरह चलते थे, तो जितना प्री बोर्ड्स में इतना फोकस था नहीं प्री बोर्ड्स में कि बिल्कुल ही अच्छे नंबर लाने हैं। जितना सिलेबस था उतना किया 12th का, और +1 पे फोकस किया। दिसंबर पूरी +1 की है मैंने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 15 तक मैंने +1 की अच्छे से रिवाइज़ किया है। और ये था कि मेरा एंड थे, 1 पेज के नोट्स बनाता था मैं, जो एक सिंगल शीट में पूरा चैप्टर समराइज़ करता था कि ये एंड है, अब इससे ज़्यादा करना नहीं है। जो मैंने सोचा था कि जो लास्ट के मंथ्स हैं उनमें टेस्ट देने हैं, बस टेस्ट के लिए रखने हैं। उस वक्त ये फिर से नोट्स वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना, फिर से पढ़ने के चक्कर में पढ़ना ही नहीं। इतनी बार पढ़ चुके थे पूरे +2 में, बार बार ट्राई किया था +1 पढ़ने का, कि अब ये एंड है। दिसंबर, जनवरी, इनमें फरवरी 15 तक मैंने +1 ख़त्म की थी अपनी, और ये एक एक पेज के नोट्स में +1 ख़त्म की थी कि पूरा +1 थी, मेरे को रिवाइज थी +1। +2 के लिए फिर बोर्ड्स है, बोर्ड्स में मैंने फुल फोकस +2 में किया कि बोर्ड्स भी अच्छे जाएँ। अब बोर्ड्स और इसमें ये रहता है कि जो बच्चे इसमें होते हैं कोचिंग वगैरह में, ये होता है कि बोर्ड्स तो हो ही जाएंगे, आप कोचिंग का पढ़ो बोर्ड्स हो ही जाएंगे, इनमें लिखने का ही है, बस कहानी छापनी है, ये होता है। बट आप ये देखोगे अभी के पेपर, अगर आप एनालाइज करोगे +2 के CBSE के ही देखोगे आप बोर्ड्स के पेपर, उनमें आप MCQs देखोगे, नीट और उसका लेवल बहुत सिमिलर है, बहुत ज़्यादा। वो जो बच्चे कोचिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं नीट के लिए, वही कर पाते हो MCQs, ऐसे ऐसे MCQs होते हैं, तो इसलिए बोर्ड्स में नंबर लाना भी मुश्किल रहता है। तो इसके लिए मैंने मतलब जो प्रिपरेशन की, ये रियलाइज़ हो गया कि नीट और CBSE का बहुत सिमिलर है। इसमें जो बच्चे जब स्कूलिंग में होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये सब एक्स्ट्रा है, ये बर्डन है, हमसे कैसे हो पाएगा, पर ये नहीं है, मैंने भी किया था, कोई भी कर सकता है, बहुत सिमिलर है। आप पढ़ाई पे फोकस करो, सिलेबस पे फोकस करो, ये मत सोचो कि कैसा वे है, वहाँ पे पेन एंड पेपर में है, वहाँ पे आपका MCQs बेस्ड है, सिलेबस सेम है, चीज़ें वही हैं। देन ये हुआ CBSE के बोर्ड्स के लिए, मैंने 12th का पूरी बोर्ड्स के लिए करनी पड़ी, वो तो नेसेसरी था, 12th खत्म होगी। और इस वक्त क्या हुआ कि जब खत्म हुआ, 11th भी रिवाइज थी, 12th भी रिवाइज थी, अब स्टार्ट किया फुल सिलेबस टेस्ट। अब करना ही नहीं फिर से रिवाइज, फुल सिलेबस टेस्ट किए, आकाश के किए, टेलीग्राम से निकाल निकाल के PST, CST, NN के DLPs, पार्ट टेस्ट सब किए, जो जो आते थे वो सारे डाउनलोड किए और उनको सॉल्व किया। पेपर दिए, बहुत सारे दिए, 2-2 पेपर दिन के देता ही था, और जो क्वेश्चन गलत हुए उनको एनालाइज किया और उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा, उन्हीं जो लगा कि ये गलत है इनको ही पढ़ा, इतना वो नहीं किया। फिर ये करते करते 3 महीने मैंने लगातार टेस्ट दिए, दिन के 2-2 टेस्ट भी दिए, बहुत सारे टेस्ट दिए, भर भर के दिए थे। स्टार्ट किया था 605 620 पे, एंड तक आते आते 700 अब क्रॉस हुए थे, ये पॉसिबल था बस टेस्ट दे दे के। मैं ये बताता हूँ कि आप कितना ही पढ़ लो, आप एक बार पढ़ लोगे 620 के अराउंड आपकी बॉटलनेक आ जाएगी। 620 के बाद आपका प्रोग्रेशन मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद लक भी एक फैक्टर होता है कि कैसे क्वेश्चन सेट किए हैं और कैसा पढ़ा है। उसके अलावा एक फैक्टर होता है कि स्ट्रैटेजी, टाइम बेस्ड प्रेशर, कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा अटैम्प्ट करना है, कौन से को प्रायोरिटी देनी है, वो 3 को कौन कौन से मेथड्स होते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व करना है पेपर को, वो सब एक इंस्टिंक्ट डेवलप होता है, पेपर दे दे के होता है कि इसमें कैसा जाएगा, क्यूज़ वगैरह होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में देखोगे कि बच्चे जब एक लास्ट मोमेंट में ये होता है, जब एंड के मंथ्स आते हैं, पढ़ा सब कुछ होता है, बट बोलते हैं कि स्ट्राइक नहीं हुई हमें ये चीज़ की, इस क्वेश्चन में ये वो लगना था, ये स्ट्राइक नहीं हुई। ये स्ट्राइक वाला जो होता है क्यूज़ वगैरह की, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, ये प्रैक्टिस कर करके आएगा, आप कितने टेस्ट दोगे उससे आएगा। अगर आप देखोगे कि आप एक मान लो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो कि चलो इस टॉपिक के क्वेश्चन करना है, आपको पता है कि इस क्वेश्चन में यही टॉपिक से क्वेश्चन आया, यही टॉपिक के इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा, आपको पता होता है। बट जब आप फुल सिलेबस देखते हो, कोई पता नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन आया, वहाँ पे वो एबिलिटी होती है कि कहाँ से क्वेश्चन देखते ही स्ट्राइक हो रहा है कि मुझे ये सॉल्व करना है, उसी से स्पीड आती है। और यही होता है 3 महीने टेस्ट दे दे के, यही जो पॉइंट था मैं बोलूँगा कि बाकियों से अलग किया है, ये टेस्ट ही दे दे के किया है। जितने टेस्ट दिए थे उन्हीं से उतना इंट्यूशन हुआ है। लास्ट तक आते आते लास्ट मंथ में 700 क्रॉस हुए थे, एंड लास्ट वीक तक आते आते ऑलमोस्ट हर टेस्ट में 700 के अबव ही जा रहे थे। 705 कॉमन थे, 710 तक जाते थे, 1-2 बार 720 टच हुए थे। CST लास्ट दिया था आकाश का, उसमें मेरे 705 आए थे, और वो बहुत मुश्किल CST था, वो सबसे मुश्किल CST वही था एंड में। तो जब उसमें 705 आए थे तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि अब तैयारी हो चुकी है, अब पेपर अच्छा ही जाएगा। उसके बाद नीट जैसा आया कि कितना वो एकदम से पैनिक सिचुएशन सबके लिए आई थी, नीट बहुत मुश्किल आ गया था, उन्होंने सेटअप किया था। बट उसके बाद इतने पेपर दे के आप में कॉन्फिडेंस आता है, यू नो कि अगर मेरे से नहीं हो पा रहा तो बाकी किसी से भी नहीं हो पाएगा। मैंने इतनी मेहनत की है, बाकियों ने मुझसे कम ही की है, ये इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना, पर कॉन्फिडेंस कि मैंने मेहनत की है, अगर मेरे से नहीं हो रहा तो बाकियों से भी नहीं हो पाएगा।
ये अगर आप में अंदर होगा तो आप काम रहोगे, हर सिचुएशन में काम रहोगे। कितना ही मुश्किल टेस्ट आएगा, बायो इतनी हार्ड थी। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि बायो जो है, आप अगर पेपर अटैम्प्ट करने देखोगे कि बायो अगर 1 घंटे के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छी गई है आपकी बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी टाइम आपने फिजिक्स केमिस्ट्री को दिया, केमिस्ट्री को 40 मिनट्स दिए, रेस्ट ऑफ टाइम सारा फिजिक्स को दिया। उस दिन नीट के दिन ये हुआ कि बायो ही 1 आवर 30 मिनट्स के अबव चलेगी, वो इतनी लेंथी थी, स्टेटमेंट बेस्ड वगैरह वगैरह। तो इतना हो गया था कि बायो बहुत लेंथी गई थी, केमिस्ट्री भी मुश्किल थी, फिजिक्स भी मुश्किल थी। उस वक्त जो पैनिक नहीं करा वही आगे गया था। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत थी इस पेपर में, क्योंकि सॉल्व तो सारे हो नहीं रहे थे कि कहाँ पे कौन से यूनिट्स लग रहे हैं, कहाँ पे कौन सा वो वैल्यूज़ पुट इन करके ये सेटअप हो रही है। तो इतनी जल्दी जल्दी मार्किंग करनी पड़ी थी। उसके हिसाब से होपफुली पेपर अच्छा गया था मेरा। 615 मेरा स्कोर हो गया था एंड 621 रैंक आ गया था। मैं यही बोलूँगा कि और इसके अलावा जो एक बात होगी कि टेस्ट सीरीज़ के अलावा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँगा पढ़ाई में टीचर्स के लिए। मैंने फ़िज़िक्स में एम आर सर को फॉलो किया था, और फिज़िक्स में एम आर सर जैसे PW में थे, बट बायो के लिए मैंने तरुण सर और उनको फॉलो किया था, वो वेदांतु में थे। MD सर और तरुण सर वेदांतु में थे। तो मैटर ये नहीं करता कि आप कौन सी कोचिंग से पढ़ रहे हो, आपकी कोचिंग की लॉयल्टी ना आपके लिए टीचर की लॉयल्टी होनी चाहिए कि मैं इस टीचर से पढ़ रहा हूँ, इसने उनको पता है, टीचर्स के पास एक्सपीरियंस है, वो इसी के लिए बच्चे पढ़ा रहे हैं और इसी के लिए उनको आगे सक्सीड करवा रहे हैं। उन्हें इस एग्ज़ाम के लिए पता है कि कैसा क्वेश्चन आएंगे और कैसे चीज़ें होंगी। तो जैसे जब आपके टीचर हैं, आप टीचर को चेंज ना करें। टीचर अगर आपने एक रख लिया तो उसको एंड तक फॉलो करें, वो जो बोलते हैं उनको करें। DLPs वगैरह, जो उनकी DPPs वगैरह सब कुछ आता है, उनको फॉलो करें टीचर्स, क्योंकि वही रिलेट करवाते हैं दूसरे टॉपिक से कि मैंने क्या पढ़ाया था उनसे। तो टीचर्स मेन होते हैं आपके। टीचर्स आप एक ही फॉलो करें, टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान दें, बाकी कंसिस्टेंट रहें। 4-5 घंटे उतने ही देने हैं, उतने ही एंड तक देने हैं, कोई इसमें वो नहीं है। एक बार आदत बन गई देन सब सॉर्टेड ही है। और +1 में हो तो +1 में इतना लोड मत लो। आप वही देखो कि मैं किससे फ्रीक्वेंसी बैठती है, किस टीचर से मैं पढ़ पा रहा हूँ। और +2 में हो तो करो, मतलब जिससे जैसे आपको लग रहा है, आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। किसी और की स्ट्रैटेजी से सुन के आपको इतना पता नहीं चलेगा। सब बोलेंगे कि इससे करो तो ये हो जाएगा, नहीं हो पाता है। अपना अपना अलग होता है, सबका अलग स्ट्रैटेजी होती है। कोई किसी तरीके से अपना नीट क्लियर करता है, कोई किसी तरीके से। आपको बस पढ़ते रहना है, आपको एक्सप्लोर करते रहना है कि मेरा किस चीज़ से बैठ रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे पे काम कर रही है। आप उससे करते रहो और टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान दो, आपका हो जाएगा। इतना मुश्किल है। तो ओसवाल बुक्स की नीट प्रिपरेशन के लिए 3 किताबें हैं, 38 ईयर PYQs, नीट फ्लैक्स और 10 मॉक टेस्ट। इनमें जो मेरी फेवरेट है वो है NCERT नीट फ्लैक्स। क्यों, मैं बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहली बात, ये कलरफुल है तो बंदा पढ़ते हुए बोर नहीं होता। दूसरी बात, अब जैसे कि ये यहाँ पे पढ़ाएंगे चैप्टर, तो जैसे इन्होंने ये पढ़ाया यहाँ पे इंट्रोडक्शन से लेके सेल थ्योरी तक, तो उसके तुरंत बाद वही उसके क्वेश्चंस दे देंगे। PYQs भी देंगे, जैसे यहाँ पे PYQ दे रखा है, और NCERT से के खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस, वो भी NCERT के एग्जैक्ट लाइन से। और वहाँ पे रेफर भी करेंगे कि NCERT के टेक्स्ट बुक पेज 88 से क्वेश्चन उठाया गया है, ताकि तुम वहाँ जाकर रेफर करके दोबारा NCERT पढ़ सको और तुम्हारे जो टॉपिक्स हैं, तुम्हारे जो अंडरस्टैंडिंग है, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके। और फिर उसके बाद ये दोबारा से कंटिन्यू कर देंगे, जैसे ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ा दिया, फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा दिया, और प्रोकैरियोटिक सेल के बाद उसके क्वेश्चन करा देंगे सेम वैसे ही। NCERT की लाइन से जो क्वेश्चन उठाए हैं वो, और PYQs भी होंगे, ठीक है। और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन अगर आपका नीट फ्लैक्स खरीदने का बजट नहीं है तो आप 30 ईयर PYQ भी खरीद सकते हो। इसका बस एक ही ड्रॉबैक है कि ये थोड़ी ब्लैक एंड वाइट है। ब्लैक एंड वाइट है तो बंदा बोर हो सकता पढ़ते है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हो और आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, देन गो फॉर दिस। और जब इन दोनों में से तुम कोई एक किताब पूरी कंप्लीट कर देते हो तो जाओ पेपर देने से पहले मॉक टेस्ट पे, इस किताब पे। इसमें 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे तुम्हें विद आंसर की। जैसे यहाँ पे मॉक टेस्ट हुआ पूरा का पूरा 180 क्वेश्चंस 180 मिनट, सेम फॉर्मेट जो अभी रिसेंटली इन्होंने अपडेट किया है। उसके बाद आंसर की से मैच करो कि कहाँ गलत हुआ है, तुम्हें देख ले कि हाँ ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल 168 क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया, तो तुम क्या करोगे, तुम उसके बाद जाओगे एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन में 168 क्वेश्चन ढूंढो और एक्सप्लेनेशन देखो कि कहाँ तुम्हारा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है। और एक और चीज़ ओसवाल बुक्स की जो मुझे सबसे बेस्ट लगी है, वो उनकी हर किताब में ट्रेंड एनालिसिस है। अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो बताते हैं कि किस साल किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। अब जैसे कि नीट 25 में लिविंग वर्ल्ड से आए हैं 0 क्वेश्चन, और मोलिकुलर इनहेरिटेंस से आए हैं 10 क्वेश्चन। तो आप कौन से चैप्टर को ज़्यादा टाइम दोगे? मोलिकुलर इनहेरिटेंस को। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये पहले करोगे ना कि लिविंग वर्ल्ड करोगे। और
ट्रांसपोर्ट इन प्लांट करोगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ही नहीं आते, बहुत कम आते हैं। करने तो आपको सारे ही हैं, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम किसको देना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। इनके अलावा ओसवाल बुक्स में और भी बहुत सारे फीचर हैं जो तुम डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर तुम खरीदना चाहते हो इन बुक्स को तो मैं डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेंगे। लिंक 1 तुम्हें अमेजोन पे लेकर जाएगी, इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लिंक 2 पे स्पेशली मेरी ऑडियंस के लिए मैंने इनसे बात करी थी, तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने को तैयार है। आप लिंक 2 पे क्लिक करो और वहाँ पे मेरा जो कोड है वो यूज़ करना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मॉक टेस्ट ही सब कुछ है। आप देखोगे एंड में आपको जो चीज़ आपको अलग करती है बाकियों से वही होती है कि आप पेपर प्रेशर में कैसे हैंडल करते हो, आप कितने अच्छे से आपको स्ट्राइक होते हैं आंसर की। मुझे यही कंसेप्ट लगाना है, वही मैटर करता है मॉक टेस्ट वगैरह में। आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह ये सब यही होता है सब कुछ। आपको एक अपनी एबिलिटी बननी चाहिए कि कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको कम्पिटिटिव ही करना है, आपको कम्पीट ही करना है, आपको एमसीक्यू बेस्ड में 180 क्वेश्चंस में कम्पीट करना है बाकी 25 लाख बच्चों से। सिर्फ टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है। तो एनालिसिस के बारे में क्या कहना चाहेगा तो? एनालिसिस के लिए आपको टेस्ट में आपको क्वेश्चंस देखने ही पड़ते हैं कि कौन से गलत हैं, कौन से डाउट होते हैं। आजकल आप देखोगे ऑनलाइन क्वेश्चंस में तो सब में वो भी आप मार्क आ जाता है, मार्क फॉर रिव्यू एंड कंटिन्यू वगैरह सारे टैग्स आते हैं आपके पास। आपको देखना होगा कि कौन से क्वेश्चन मेरे गलत थे, वो तो करने ही करने हैं आपको। उनको आप वो बनाओगे, एनालिसिस नोटबुक बनाओगे अपने टेस्ट को एनालाइज करने के लिए, वो तो बनानी पड़ेगी। अलग से डाटा वगैरह लिखोगे कि कौन से डाटा गलत होता है, वो डाटा लिखना पड़ेगा। ये सब मेहनत करनी पड़ती है और ये टेस्ट को एनालाइज करके ही होती है। 3 घंटे का टेस्ट होता है, 1.5 घंटा 2 घंटा एनालाइज करने में ही जाता है। उसमें कौन सा ठीक गया क्वेश्चन वो भी देखना पड़ता है कि जो क्वेश्चन तुक्के में लगाए हैं या उसमें पूरा श्योर नहीं था बट लगा दिया एंड वो ठीक हो गया, वो सब आपको चेक करना पड़ता है कि कौन से टॉपिक वीक है। जो टॉपिक वीक है वो फिर पूरा पढ़ना पड़ता है, टॉपिक उस पूरे टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। ऐसी आपकी प्रैक्टिस बनती है और ऐसी जो कंसेप्ट होते हैं वो सॉलिडिफाई होते हैं आपके। रिवीजन तो करने, रिवीजन आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चलो। आपको सबको एक साथ चला के चलना पड़ेगा। आपकी एक सिर्फ रिवीजन पे फोकस करोगे तो नहीं हो पाएगा, सिर्फ टेस्ट पे फोकस करोगे रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। सबको एक साथ चलना होगा, आपको सबको कोलैबोरेट करके चलना पड़ेगा। जिसका टेस्ट आ रहा है उसी की रिवीजन करी। रिवीजन में मैंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि मैंने क्या किया था कि हर एक टॉपिक जो हमारे शुरू से लेकर एंड तक है +1 +2 के, हर एक चैप्टर को लिखा हुआ था एंड उसको डिवाइड किया था 7 डेज में, मंडे टू संडे। अब इस पे बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे चैप्टर आते हैं, मंडे को ही करने को, ट्यूसडे को ही करने को। बट इससे एक वो था, मेरे पास एक वो थी लाइन थी कि मुझे मंडे है तो मैं इन्हीं टॉपिक में से रिवाइज करूँ, चाहे सारे नहीं हो पाते हैं पर मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा हूँ टॉपिक को रिवाइज करने में। देन इससे एक वो था कि रिवीजन चलती रहती थी साथ में। टेस्ट के लिए रिवीजन तो चलती रहती थी, जो टेस्ट आ रहा है उसके लिए तो वो टॉपिक रिवाइज करने ही करने हैं। ये आप अपनी स्ट्रैटेजी अपनी खुद बनाओ कि कैसे आपको रिवीजन करनी है, कैसे आपको नोट से ही समझ आता है, आपको लेक्चर के नोट से समझ आता है, जो टीचर के नोट्स हैं वो डायरेक्ट उन्हीं से समझ आता है। तो वो आपको खुद अपना बनाना पड़ेगा। हर एक की स्ट्रैटेजी अलग है, हर एक का वो कैलिबर अलग है, तो आप अपना खुद बनाओ। ये तो बहुत मोमेंट्स आते हैं गिव अप का भी। इसमें सबसे मैं बताऊंगा कि मोटिवेशन के लिए आप कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है। जैसे मुझे तो अच्छा लगता था, मेरे को नॉवेल्स पढ़ने का शौक था, मुझे मूवीज़ देखने का शौक था, सीरीज़ जो भी एंटरटेनमेंट होता था, तो मैं एक गोल बनाता था। मतलब मेरा यही होता था कि अगर मेरी अच्छी पढ़ाई होगी, अगर मुझे अच्छा लगा अंदर से कि मैंने आज अच्छी पढ़ाई की तो मैं ये काम करूँगा, मैं ये गेम खेलूँगा एज ए अवार्ड, वीडियो गेम एज एन अवार्ड। बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं हो पाती थी क्योंकि रात तक पॉसिबल ही नहीं है, अपनी एक्सपेक्टेशन कभी रीच होती नहीं थी। तो उसके बाद वो छूट जाता था। एंड में आके आप 11 बजे, रात के 11 बजे सोचते थे चलो पढ़ ही लेता हूँ, रहने दो कोई नहीं कल देखूंगा मैं। ये जब आ जाता था ना कि इस मोमेंट पे जब आ जाते थे कि पूरा दिन कुछ किया ही नहीं अपने रिवॉर्ड के लिए, बस पढ़ने पे ध्यान दिया, वो मोमेंट आते थे तब। और ये गिव अप की फीलिंग थी। मेरे को इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। किसी से आप शेयर कर पाओ, कोई आपको सपोर्ट करे। मेरे को मेरे प्रेपरेशन में मेरी मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया है। Exactly. मम्मा पूरे वक्त मेरे साथ थी 2 साल, उन्होंने मुझे हर मोमेंट पे सपोर्ट किया। जब भी मेरे को बुरा लगता था या कुछ भी गिव अप की फीलिंग आती थी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। आपके पास होना चाहिए कोई, आपके भैया हैं, कोई आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी है जो आपको सपोर्ट करे, जो आपकी केयर करे। बिकॉज इस टाइम पे 2 साल में आपको बहुत ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, बाकी इतने ऐश कर रहे हैं, मैं क्यों इतना लगा हुआ हूँ। ये जो अपने पे वो सेल्फ डाउट की फीलिंग आती है ना, इसके लिए आपका सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए। कोई ना कोई होना चाहिए आपके पास शेयर करने के लिए, टीचर भी हो सकता है आपके पास। तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है। गिव अप की फीलिंग आएगी बट
कैरी ऑन, आपको करते रहना है। आप अपना टाइम करते रहोगे 4-5 घंटे, बहुत सी मोटिवेशन की फीलिंग्स आएंगी, टेस्ट में एकदम से बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आपको इतना लगेगा कि मैंने कितनी मेहनत की है। वो मोमेंट्स आएंगे, रैंक्स वगैरह सब आएंगे। ये एक पूरी जर्नी है, नीट की जर्नी। आपको अप्स एंड डाउन सब फेस होंगे, और एट द एंड जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा सब वर्थ इट होगा। देखो अब ये क्या पेपर आएगा किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ऐसे कुछ घबराने की तो बात ही नहीं है। आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है इस पेपर में। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करो, एंड आप होप रखो, कोई बात नहीं। हर 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 साल नए बैच आएंगे, हर साल नया पेपर आएगा। आपको अपने बैच में compete करना है, आपको अपने साथ compete करना है। खुद से बेटर बनो और आप कर सकते हो। ओके, तो एक और सवाल पूछना चाहूँगा मैं, एक थोड़ा मोटिवेशन टाइप, कि इतनी मेहनत करी 2 साल, बोर्ड भी था, कोई नॉन अटेंडिंग भी नहीं था, बोर्ड भी साथ चलाना है, नीट की तैयारी भी करनी है, ऊपर से ऑनलाइन कि कोई कुछ एडवाइस दे रहा है, कोई कुछ एडवाइस, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था लाइफ में, राइट? बट फाइनली नीट निकला, रिजल्ट आया। सो मैं जानना चाहता हूँ कि वो मोमेंट कैसा था जब तूने अपनी आंखों से वो रिजल्ट देखा कि भाई मेरा इतना बड़ा रिजल्ट आया है, मेरी रैंक 621 आई है। वो कैसा था? कोई पेरेंट्स के साथ देखा था, अकेला देखा था, और कैसी एक्साइटमेंट थी वो उसकी? घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का रिएक्शन था, मैंने 2000 रैंक तक अज्यूम किया था। मेरा था कि एम्स बिलासपुर में, क्योंकि यहीं रहता हूँ हिमाचल का, तो एम्स बिलासपुर में जब भी यहाँ से कभी मैं अपने ट्रैवल करता था तो हमेशा दिखता था ये कॉलेज। तो मेरा था कि ये कॉलेज मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। उस वक्त तो होता ही था कि टॉप कॉलेज में है, ये कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है। कभी इमेजिन नहीं करते थे हम कि ये मिलेगा। बट जब उसके बाद हुआ तो 2000 रैंक तक अज्यूम किया था, क्योंकि कोई पता नहीं था कि इसका क्या रैंक आएगा। कोई कुछ बोल रहा था कोचिंग, कोई कुछ बोल रही थी। 2000 रैंक मैंने लिया था कि काश 2000 तक आ जाए। बट रिज़ल्ट के दिन मेरा 621 रैंक आया था। उस दिन मुझे लगा था कि बहुत वो बड़ी बात है। मैंने सबको, घर वालों का भी रिएक्शन था, घर वाले इतने खुश थे इसके लिए कि 621 रैंक आया है, बहुत बड़ी बात थी। काफ़ी अच्छा मोमेंट था। काफ़ी अच्छा मोमेंट था वो, और वर्थ इट था वो मोमेंट। तो उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करनी चाहिए आपको। उस मेहनत के बाद आपको खुद ही फीलिंग होगी, किसी और का सुन के आपको पता ही नहीं चलेगा क्या फीलिंग होती है। आप खुद आपका टाइम आएगा, आप मेहनत करते रहो, और एक दिन ज़रूर आपके पेरेंट्स आप पे इतने प्राउड होंगे। अगर तू सिर्फ एक सेंटेंस नीट एस्पिरेंट्स को बोलना चाहे अभी वीडियो ख़त्म होने से पहले, तो क्या होगा जो हमेशा उनको याद रखनी चाहिए जब तक उनका नीट 26 या 27 पेपर हो नहीं जाता? आराम से सोच, फिर बता एक सेंटेंस। ये जो स्ट्रगल है, ये जो आप मेहनत कर रहे हो, दिस विल ऑल बी वर्थ इट। कभी वेस्ट नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो, दिस विल ऑल बी वर्थ इट। दैट वाज ग्रेट यार, थैंक्स। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अब अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो मैं तुम्हें 3 बातें बोलना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट यू आर रियली जेन्युइन। अगर तुम यहाँ तक आए हो, तुमने एक पूरा इंटरव्यू देखा है एक अपने सीनियर का जिसने नीट क्लियर किया है, बजाय कि एक वेब सीरीज़ और मूवी की जिसमें तुम्हें ऑब्वियसली मज़ा आता। तो अब तुम अपने ड्रीम पे काम कर सकते हो, उनको रियलिटी में बदल सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं ऐसे इंटरव्यू और भी लाना चाहूँगा। अगर इस वीडियो पर 200 लाइक्स आ गए तो मैं एक जूनियर का इंटरव्यू लूँगा जिसकी रैंक जो है वो लाखों में थी और वो हज़ारों तक लेके आया, और यहाँ पे अब एम्स बिलासपुर में पढ़ रहा है लिटरली। तो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी जब मैंने वो सुनी। तो तुम्हारे लिए भी इंस्पायरिंग हो गया, तुम मुझसे MBBS मोटिवेशन ले सकते हो। और दूसरी चीज़, तुम मुझसे कुछ सीख भी सकते हो। हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग एडवाइस होती है। मेरी अलग एडवाइस है, अरहान की अलग एडवाइस है, जो मैं जिसका इंटरव्यू लूँगा उसकी अलग एडवाइस होगी। तो तुम उन सब से जो तुम्हें बेस्ट सूट कर रही है वो एडवाइस लो और अपने गोल की तरफ काम करो। एंड थर्ड बट नॉट लास्ट गाइस, यू आर वेरी प्रिविलेज कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें मौका दिया है, तो तुम उसको मत छोड़ो। जितनी उसके उतनी मेहनत करो, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी लाइन बोली है, जाकिर खान ने, कि बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, मेहनत करने से हो जाता है। मैंने करके देखी है, हो जाएगा।